हेलो दोस्तों, एसएचएम के पार्ट 1 में आप लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने बताए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इस टर्म में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ, जिसमें एसएचएम से रिलेटेड मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा। ऑसिलेशन कैसे निकाले जाते हैं, किस किस टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम या पेंडुलम, या फिर आप अगर कोई डैम्प ऑसिलेशन करवाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारियाँ, या उसका टाइम पीरियड किस तरीके से निकाला जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और अच्छे होते भी हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को स्प्रिंग मास सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। स्प्रिंग का तोड़ना, स्प्रिंग का जोड़ना, पैरेलल सीरीज़ में किस तरीके से हम लोग इसको सीखते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें सिंगल स्प्रिंग लेके, मास सिस्टम लेके टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को इसमें सीखना क्या है, सबसे पहले मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर आपको इसके बारे में याद रखना है, इसके बारे में जानकारी है, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये ऑसिलेशन या क्या ये जो आपका वाइब्रेशन हो रहा है, क्या ये एसएचएम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ओनली यू हैव टू प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ये कहा जाता है कि किसी भी मोशन का या किसी भी वाइब्रेशन का एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कौन सा मोशन होगा, तो आपको बताना है एसएचएम है। यानी मैं फिर से एक बात वही दोहराऊंगा आप लोगों के सामने कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एसएचएम के लिए यही है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, और आपको देखना है कि एक आपके पास स्प्रिंग है, एक मास दिया रहेगा आपको, और इसमें हुक्स का लॉ लगेगा। यानी स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं, स्प्रिंग को जब आप एक्सटेंशन देते हैं, यानी सपोज करिए ये आपका मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से आपने थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है, यानी स्प्रिंग आपकी थोड़ी सी ओपन हुई है, और ओपन होने के बाद मास आपका आगे बढ़ा है। तो जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे, स्प्रिंग को एक्सटेंशन देंगे, तो ये सपोज करिए आपने डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन x दिया, तो आपके मास के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा k इंटू एक्स, यानी F इज इक्वल टू के इंटू एक्स या F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये हुक्स का लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी अगर आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो आपका राइट डायरेक्शन में है और जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी निगेटिव पे है। यानी आप करेंगे F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। F है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। जहाँ आपने ये प्रूफ किया, जहाँ आपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये किया, तो जो आपके पास कांस्टेंट आता है इसी को आपको ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख देना है। यानी ये काम हम एक ही जगह नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये काम हम बहुत सी जगहों पे करने वाले हैं और आपको हर एक चीज़ सीखनी है। हमारा सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट है वाइब्रेशन करते हुए मास को थोड़ा सा शिफ्ट करना और देखना कि उसके ऊपर क्या रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, क्या उसके ऊपर फोर्स अवेलेबल है। इसके आधार पे हमें इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन के बाद हम k बाई एम जो हमारे पास आ रहा है इसी को हम लोगों को रखना है ओमेगा स्क्वायर। यानी आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k बाई एम, या ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका k बाई एम, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, आपको पता होगा, इज इक्वल टू रूट के बाई एम, या टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये के क्या है। स्टिफनेस है, इसको
फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है। m तो मास है ही है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये किसी भी एनवायरमेंटल फोर्स के अंडर में इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको जो है विस्कोसिटी लेस या फिर आप किसी वाटर में, किसी लिक्विड में जिसमें विस्कस ड्रैग ना लगे, यानी विस्कोसिटी इसकी जीरो हो, उसमें अगर आप इसको ऑसिलेशन कराएंगे तो भी ये इसी टाइम पीरियड से ऑसिलेट करता रहेगा। स्प्रिंग मास सिस्टम को आप मून पे लेके जाएंगे जहाँ ग्रेविटी G/6 है, आपको पता है, यानी अर्थ पर जो ग्रेविटी है उसका 1/6 टाइम है, वहाँ पर भी वो इसी टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा। अगर आप इसको मंगल ग्रह पे लेके जाते हैं, मार्स पे लेके जाते हैं, तो भी इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। इसका टाइम पीरियड केवल दो तरीके से चेंज होगा, या तो आप K को चेंज करिए या M को चेंज करिए, दोनों ही कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि K यानी कि स्टिफनेस, मैं आपको बताऊं कि ये K क्या होता है। K को आप महसूस कैसे कर सकते हैं? कोई भी स्प्रिंग आप लेते हैं, चाहे आपके पेन में स्प्रिंग लगी हुई हो, या आपने ट्रैक्टर वगैरह के पीछे बड़ी बड़ी स्प्रिंग देखा होगा, ट्रेन के डिब्बों में स्प्रिंग देखा होगा, बहुत मोटी रॉड की स्प्रिंग रहती है। तो K बताता है कि वो स्प्रिंग कितनी स्टिफ है, या कितनी टाइट है, या कितनी कड़ी है, कितनी हार्ड है। तो ये उसकी हार्डनेस को बताता है, स्टिफनेस को बताता है। तो अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम है लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है स्टिफनेस कम होती है, जो मेटल होते हैं वो सॉफ्टनेस की तरफ जाते हैं, यानी कि K आपका कम होने लग जाएगा, और K कम होने लग जाएगा तो उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ेगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टाइम पीरियड कुछ दिया हुआ है, अगर इसको हॉट डे में हम लोग वाइब्रेट करवाएंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि स्टिफनेस चूँकि कम हो जाती है, और स्टिफनेस कम होने से इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर आपका कम होता है तो टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ेगा। ये आपको मैंने सिंगल मास सिस्टम बताया, एक स्प्रिंग। आगे हम लोग इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को 2 या 3 स्प्रिंग कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने बताया आपको कि K जो है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि फोर्स कांस्टेंट, और यानी कि स्टिफनेस, अगर आपने एक स्प्रिंग लिया है, दूसरा स्प्रिंग लिया है, और ये तीसरा स्प्रिंग लिया है, किसी का स्टिफनेस कम हो सकता है, किसी का स्टिफनेस ज़्यादा हो सकता है, तो सपोज कर सकते हैं कि पहले वाले का स्टिफनेस K1, दूसरे वाले का स्टिफनेस K2, तीसरे वाले का स्टिफनेस K3। अगर 3 रॉड, पतली पतली रॉड, 3 रॉड हों, उसको आप एक साथ पैरेलल में जोड़ दीजिए, इस तरीके से जोड़ दीजिए, और तब आप उसको मोड़िए तो वो मुड़ेगा नहीं। इसका मतलब अगर साइड बाय साइड हम रॉड को ले लें और रॉड को बेंड करने की कोशिश करें तो उसकी बेंडिंग मुश्किल हो जाएगी। आपने पुरानी कहानी भी सुनी होगी कि एक बाप ने अपने बेटे को एक लकड़ी दिया तो उसने तोड़ दिया, और जब लकड़ी का बंडल दिया तो उसने प्रयास किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो इसी तरीके से स्प्रिंग अब जब पैरेलल मिलती हैं तो उनका K बढ़ जाता है, यानी उसका इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्टिफनेस, हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये जवाब तो आप सीधे सीधे दे सकते हैं कि अगर हार्डनेस बढ़ गई तो टाइम पीरियड जो है वो डाउन हो जाएगा। और अगर मास आपने यहाँ पे लगाया है और इसका आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये मास है, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, तो आप सबसे पहले क्या करें, मास को अपने मीन पोजीशन से हल्का सा शिफ्ट करें। ये काम आपने किया। जब आप इस मास को अपने मीन पोजीशन से शिफ्ट करेंगे, यानी सपोज करिए आपने शिफ्ट करके मास को इस जगह पे पहुंचा दिया, तो तीनों की तीनों स्प्रिंग यानी K1, K2 और K3, तीनों के तीनों ही स्प्रिंग जो होंगी वो X अमाउंट से खुल जाएंगी। X अमाउंट से जब ओपन हो जाएंगी तो इस मास, जो आपका मास था, उस पर 3 फोर्स लगेगी। एक फोर्स लगेगी K3X, एक फोर्स लगेगी K2X, एक फोर्स लगेगी K1X। यानी आपने मास को जितना शिफ्ट किया है, सारे स्प्रिंग जो तीनों स्प्रिंग थी वो सेम अमाउंट से एक्सटेंड हुई हैं। तो जो फोर्स इस पर आया है वो K1X प्लस K2X प्लस K3X आया है। तो अब आप क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड फोर्स आपका आ गया है
माइनस डायरेक्शन तो लेंगे ही लेंगे, K1x प्लस K2x प्लस K3x, ये आ गया है। यानी मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस x बाहर ले सकते हैं आप, K1 प्लस K2 प्लस K3, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन m इंटू एक्स। यानी आपके पास सेम इक्वेशन आई जो आपके ने लास्ट पेज पे देखी, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी भी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वहाँ पर एक स्प्रिंग थी, यहाँ पर 3 स्प्रिंग पैरेलल में हैं, और पैरेलल में होने से उनका जो फोर्स कांस्टेंट है वो ऐड होके आ रहा है। यानी आप ध्यान रखेंगे इन पैरेलल K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एटसेट्रा। यानी आप अगर 3 स्प्रिंग को पैरेलल में ऐड करते हैं तो उनका जो स्टिफनेस होता है वो सिंपली ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। और इस टर्म में आपका टाइम पीरियड T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट मास m बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। यही चीज़ अगर सीरीज में देखें आप, अगर मान लीजिए ये पेन है, पेन के बगल में एक और पेन जोड़ दीजिए, पेन को बड़ा कर दीजिए, तो आपको पता है कि उसका बेंडिंग आसान हो जाती है, उसकी स्टिफनेस कम हो जाती है। तो ये जब स्टिफनेस कम हो जाएगी तो इसका मतलब उसका K कम हो जाएगा। यानी सीरीज़ में आपको जो K की वैल्यू रखनी पड़ेगी वो निकाल के रखनी पड़ेगी। किस तरह से रखनी पड़ेगी देखते हैं। स्प्रिंग इन पैरेलल, ये आपने देखा पैरेलल। आगे स्प्रिंग अगर सीरीज में कर देते हैं तो क्या होता है। सीरीज में जब हम लोग मान लीजिए एक स्प्रिंग ये है आपके पास, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K1 है, फोर्स कांस्टेंट K1 है, और दूसरी स्प्रिंग इसके साथ आपने जोड़ दिया, और दूसरी स्प्रिंग थी आपकी K2, और मास आपने इसमें जोड़ दिया, जिस मास के साथ ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इससे पहले वाले जो आर्टिकल था उसमें मैंने आपको बताया कि तीनों अगर स्प्रिंग पैरेलल में है और बॉडी को आप एक्सटेंड करते हैं, बॉडी को आप शिफ्ट करते हैं एक्स से, तो तीनों स्प्रिंग सेम अमाउंट से खुल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो स्प्रिंग हार्ड होगी वो कम ओपन होगी, जो स्प्रिंग सॉफ्ट होगी वो ज़्यादा ओपन होगी। यानी जो इनकी ओपनिंग है वो अलग अलग होगी, नंबर 1, क्योंकि इस पर क्वेश्चन IITs ने पूछे हैं ऑब्जेक्टिव में। आप अगर इस समय मास को, आपका तरीका तो वही रहेगा, टाइम पीरियड निकालने का तरीका सेम रहेगा। आप मास को हल्का सा शिफ्ट करेंगे। सपोज करिए आपने मास को शिफ्ट किया x अमाउंट से, तो K1 वाली स्प्रिंग कितना ओपन होगी, K2 वाली स्प्रिंग कितना ओपन होगी, दोनों मिला के तो x ओपन होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये ओपन होती है x1 और ये ओपन होती है x2। तो आप ये कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे कि भाई टोटल ओपनिंग जो होगी वो दोनों स्प्रिंग अपने अपने हिसाब से खुलेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए मास को 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया गया तो मिड पॉइंट कितना सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, एटसेट्रा। ऐसे सवाल आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको अगर पास्ट ईयर के मेरे ख्याल से 19 या 18 का क्वेश्चन है IIT मेंस का, कि अगर वाइब्रेट करते हुए या ऑसिलेशन करते हुए m मास का एम्पलीट्यूड a है तो मिड पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बहुत अच्छा सवाल था। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x है, यानी कि दोनों स्प्रिंग की जो ओपनिंग का सम है वो x है। लेकिन हर एक स्प्रिंग जो है अपने स्टिफनेस के प्रोपोर्शनल में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ओपनिंग होगी। यानी जिस स्प्रिंग का K ज़्यादा है वो थोड़ी कम खुलेगी, और जिस स्प्रिंग का K कम है यानी सॉफ्ट है वो ज़्यादा खुलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ओपनिंग जो होगी, ओपनिंग ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई हार्डनेस।
या फिर आप कह सकते हैं एक्सटेंशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा 1/k। सिंपल वे में अगर स्प्रिंग हार्ड रहेगी तो कम खुलेगी। आप वैसे भी देखते हैं कि अगर आपको हार्ड स्प्रिंग दे दी जाए और आप खींचें तो कम खुलेगी, सॉफ्ट स्प्रिंग दे दी जाए तो ज़्यादा खुलेगी। इसका मतलब अगर के आपके स्प्रिंग का ज़्यादा है तो कम खुलेगी, और अगर के कम है तो वो ज़्यादा खुलेगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो इनकी ओपनिंग है x1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/k1 और x2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/k2, या x1/x2 इज इक्वल टू k2/k1। ये एक रिलेशन बना सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी स्प्रिंग कितना ओपन हो रही है। अब आपने इसको शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद इस पर आपको नेट फोर्स देखना है। आपने ये देखा कि मान लिया कि यहाँ पर इसका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k है, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो अगर आप इसको शिफ्ट किए हैं x, तो इस पर फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू k इंटू एक्स, और वही फोर्स यहाँ पे भी होगी। आपको पता है कि अगर एक रस्सी ले ली जाए, रस्सी को खींचा जाए तो सब जगह टेंशन सेम रहती है, सब जगह फोर्स सेम रहती है, क्योंकि रस्सी या रोप को हम लोग मासलेस मानते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग को भी मासलेस माना गया है, इसलिए सभी जो स्प्रिंग होंगी उनमें फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। यानी F इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू k1x1 अब बराबर k2x2। इस आधार पे आप निकाल सकते हैं कि अगर x बराबर x1 बराबर x1 प्लस x2 बराबर x है, तो x की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन से x की जगह आप रख सकते हैं x1 की जगह F/k1 प्लस x2 की जगह आप रख सकते हैं इस इक्वेशन से F/k2 इज इक्वल टू, इधर रख सकते हैं x की जगह F/k। F से F कैंसिल करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/k1 प्लस 1/k2 इज इक्वल टू 1/k। यानी स्प्रिंग अगर आप सीरीज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका नेट के जो होता है वो उसी तरीके से जुड़ता है जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस जोड़ा करते थे। कैसे? सीरीज में, सॉरी पैरेलल में रेजिस्टेंस जिस तरीके से जोड़ते थे, या फिर यूं कह सकते हैं कैपेसिटर जिस तरीके से आप सीरीज में जोड़ते थे वैसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट को भी जोड़ेंगे। मोटे शब्दों में याद रखने के लिए मैं आपको एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि K का मतलब है स्टिफनेस, हार्डनेस। जितना ज़्यादा K रहेगा उतना ही स्प्रिंग कम ओपन होगी। अगर स्प्रिंग को पैरेलल आप ऐड कर देंगे तो उनकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, वो सीधे सीधे ऐड होते चले जाएंगे। और अगर उनको आप सीरीज में कर देंगे तो उनका K कम होना है, इसलिए उनका एडिशन 1/k1 प्लस 1/k2 के फार्मूले से चलेगा। अब यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है हमको। नेट के हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड अभी भी वही आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2π √m/k, K इक्वलेंट, और जो K इक्वलेंट आएगा वो इस फार्मूले से दिया जाएगा। सो फ्रेंड, बहुत बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग अगर नीट दे रहे हैं तो कोई परेशानी ना हो, और अगर आप IITs दे रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका बनता चला जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टर्म में मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर K1, यहां पर K2। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि स्टूडेंट इसको सीरीज मानने की गलती खूब करते हैं, क्योंकि ये दिखने में सीरीज जैसा लगता है लेकिन ये सीरीज होता नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट वही पुराना इस्तेमाल करेंगे, आप जो भी मास रहेगा उसको हल्का सा शिफ्ट करेंगे और देखेंगे किसमें कौन कौन सा एक्सटेंशन हुआ, किसने कितना कितना फोर्स लगाया। आपका मिड पॉइंट ये था, देखें ध्यान से। मिड पॉइंट से आपने हल्का सा शिफ्टिंग किया, हल्का सा शिफ्ट करने के बाद आपका मास यहाँ आ गया और ये स्प्रिंग आपकी दब गई, कंप्रेस हो गई, और ये स्प्रिंग जो थी आपकी वो एक्सटेंशन में आ गई
और आपने शिफ्टिंग कितना किया है मिड पॉइंट से आपने x शिफ्टिंग किया था। तो जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, कंप्रेस होने के कारण वो पुशिंग करेगी और m पर एक फोर्स लगा देगी K2 इंटू एक्स, क्योंकि इस वाले स्प्रिंग का दूसरे स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K2 है और x कंप्रेस हुई है, तो वो धक्का देगी, पुश करेगी मास को K2 इंटू एक्स। और दूसरी जो स्प्रिंग K1 है ये एक्सटेंड हुई है, एक्सटेंशन के कारण ये पुल करेगी और ये फोर्स कितना लगा देगी, पुलिंग फोर्स लगा देगी K1 इंटू एक्स। तो इस समय आप देखेंगे कि m मास पे नेट फोर्स जो सेम डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि एक पुश कर रहा है दूसरा पुल कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही तरफ है, जैसा कि पैरेलल वाले में होता था। तो नेट फोर्स क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू K2x प्लस K1x और इज इक्वल टू x इंटू K1 प्लस K2। और आप देख रहे हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस नेट फोर्स आपकी आ गई है x इंटू K1 प्लस K2। ध्यान रखिए माइनस का जो साइन है, माइनस का साइन केवल ये बताता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसमें आपने देखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया K1 प्लस K2 अपॉन m इंटू एक्स, यानी कुल मिला जुलाकर आपको ये जो सिस्टम है उसमें नेट k की जगह K1 प्लस K2 आया है, यानी ये एक पैरेलल कम्बिनेशन है जिसको स्टूडेंट सीरीज मानने की गलती कर बैठते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। ये एक पैरेलल कम्बिनेशन है, इसको सीरीज मानने की गलती आपको नहीं करनी है, ये अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक पैरेलल कम्बिनेशन के अंतर्गत ही आता है। इस टर्म में कई बार IITs ने क्वेश्चन दिए हैं और किस तरह से दिए हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मीन पोजीशन से मास को एक साइड में शिफ्ट करना है और एक साइड में शिफ्ट करने के बाद आपको नेट फोर्स उस पर कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स का आइडिया लेना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है SHM में टाइम पीरियड निकालने का। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट IITs ने क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए हैं, या उसके पहले मैं एक आध क्वेश्चन की और डिस्कशन कर दूं। एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही स्प्रिंग रहे और एक तरफ आपका मास m1 रखे रहे और दूसरी तरफ आपका मास m2 रखा रहे और स्प्रिंग का कांस्टेंट k रहे, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये इसलिए हम लोगों को स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी केमिस्ट्री में आप मॉलिक्यूल्स देखते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखते हैं, उनके बीच में बॉन्ड रहता है, तो वो बॉन्ड के इर्द गिर्द दो एटम बन के इसी फार्मूले से वाइब्रेट करते हैं। इसमें आपको क्या करना रहता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को सीखना है या इसका फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है उसके बारे में सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज से आप बता सकते हैं, तो मैं इसका पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि इस केस में आपको रिड्यूस मास रखना रहता है। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यानी म्यू, यानी दोनों मास का प्रोडक्ट अपॉन दोनों मास का सम, यानी रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों मास का प्रोडक्ट अपॉन दोनों मास का सम, इसको रिड्यूस मास बोला जाता है। और अब इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k, यानी रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मास हो गया अपॉन k, ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो इसके जस्ट प्रीवियस आर्टिकल में आपने देखा है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके IIT ने क्या क्वेश्चन बनाया था वो मैं आपको बता दूं। ये आपके पास एक सर्कुलर पाइप है और इस सर्कुलर पाइप में एक मास यहां पर लगा हुआ है, एक मास आपका यहां लगा हुआ है, मास है m1, ये मास है m2, और ये दो स्प्रिंग के सहारे इसको बांधा गया है। कैसे, देखिए
एक स्प्रिंग आपका यहाँ से है और एक स्प्रिंग आपका इस तरफ है। इसका टाइम पीरियड निकालना था। स्प्रिंग के दोनों किनारों पर 2 मास लगे हुए हैं, तो सबसे नंबर 1 की बात है कि इसमें मास की जगह आपको रिड्यूस मास रखना है। यानी नंबर 1 चीज आपको ध्यान रखनी है कि मास विल बी पुट एज रिड्यूस मास। दूसरा क्या रखना है, आपको देखना है कि क्या ये सीरीज है कि पैरेलल है। सीरीज या पैरेलल को चेक करने के लिए तरीका वही है कि आप मासेस को एक तरफ शिफ्ट करिए और देखिए उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। क्या फोर्स K1 + K2 × X लग रही है या उससे कम लग रही है, जैसे कि इसके लास्ट वाले आर्टिकल में मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक मास को स्टेशनरी रखते हुए और दूसरे वाले मास को मैं शिफ्ट करता हूं। सपोज करिए मैं इधर शिफ्ट कर दिया मैंने X, तो अब जो ब्लैक स्प्रिंग है यानी बड़ी वाली स्प्रिंग जो दिख रही है वो उसको पुल करेगी और फोर्स लगा देगी। सपोज करिए इसका फोर्स कांस्टेंट K2 था, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है। तो अगर आपने इसको पुल किया है, पुश किया है, तो पुश करने के बाद इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगेगी, यानी ब्लैक वाली स्प्रिंग इसको पुल करेगी और पुलिंग फोर्स होगी K2 × X। और अगर ब्लू वाली स्प्रिंग की बात करें तो चूंकि आपने जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरी साइड किया है, वो कंप्रेस हो रही है, तो ये पुशिंग फोर्स लगाएगी और पुशिंग फोर्स होगी आपकी ये पुशिंग फोर्स होगी और वो होगी K1 × X। अब आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं और ऐड हो रहे हैं, यानी नेट फोर्स जो आपकी आएगी, नेट फोर्स = आएगी आपकी K1X + K2X इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो माइनस हमको लगाना पड़ेगा, आपको पता है। अब F = K1X + K2X आ गया। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज नहीं है बल्कि पैरेलल है, और पैरेलल होने के कारण आपको दोनों स्प्रिंग के कांस्टेंट जोड़ने पड़ेंगे। यानी आप नंबर 1 पे करेंगे, नंबर 2 पे करेंगे। नंबर 1 पे तो आपने मास को रिड्यूस कर लिया क्योंकि 2 मासेस लगे हुए हैं, और दूसरा स्प्रिंग विल बी ट्रीटेड एज पैरेलल, यानी K आपका हो जाएगा K1 + K2 और आपका टाइम पीरियड निकलेगा T = 2π √μ, यानी रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 + m2, और K की जगह आपको रखना है K1 + K2। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं जो नीट बदल के देता है, IIT बदल के देता है, और उस टर्म में मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया। आगे इसमें बढ़ें, आगे बढ़ने में आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्प्रिंग को जब कट किया जाता है तो क्या होता है। 1/3 कट कर दें, 2/3 कट कर दें, आधा काट दें, जोड़ दें, तो क्या होता है। एक चीज़ सिंपल सा आपको याद रखना है कि K स्टिफनेस होती है, हार्डनेस होती है, और जितनी चीज़ों को हम छोटा करते जाएंगे उनकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। आपको अगर मैं एक रॉड बड़ी दे दूं, उसको आप बड़े आसानी से बेंड कर लेंगे, लेकिन उसी रॉड का इतना बड़ा टुकड़ा दे दूं तो आप बेंड ही नहीं कर पाएंगे। यानी आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 स्टिफनेस K reduces as L increases, यानी लंबाई स्प्रिंग की बढ़ेगी तो स्टिफनेस K घटेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, या फिर K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। इसमें क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, और इसको हमने 2 पार्ट में काट दिया।
पहले इसकी स्प्रिंग की लेंथ L थी और इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, दो हिस्सों में कट कर दिया गया। एक हिस्सा आपका है जो कि L/3 का आया और दूसरा हिस्सा आया 2L/3 का। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आप ध्यान रखेंगे कि जिस फैक्टर से लेंथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिए पहले इसका लेंथ L था, यहाँ पर जिस फैक्टर से लेंथ में मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगी, यानी यहाँ पे लेंथ में मल्टीप्लिकेशन 1/3 से हो रही है, उसी फैक्टर से, जिस फैक्टर से लेंथ में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक उसी फैक्टर से k में मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर ये ध्यान रख सकते हैं, जिस फैक्टर से लेंथ में मल्टीप्लाई हो रहा है उसी फैक्टर से k में डिवाइड हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ को 3 से डिवाइड कर दिया गया, तो इसका k जो होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होके बनेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई होके बनेगा, इसका k हो जाएगा आपका 3k। दूसरे में आप देख रहे हैं, दूसरे का k निकालने के लिए आप पहले k लिखें, 3 से डिवाइड किया है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप 2 से डिवाइड करें, तो ये आपका न्यू k बन जाएगा। यानी स्प्रिंग को अगर कट कर दिया जाता है तो उसका k कैसे निकाला जाता है, इसका मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। जैसे सपोज करिए आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का k दिया हुआ है आपका, सपोज करिए स्प्रिंग का k दिया हुआ है आपका 12 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है। अब इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, लेंथ दे रखी है इसकी, लेंथ सपोज करिए इसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ना रख के हम लोग इसको 9 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इसके 3 टुकड़े किए गए, हम लोग मान सकते हैं इसके 3 टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा तो किया गया आपका 4.5 सेंटीमीटर का, दूसरा टुकड़ा किया गया 2.25 का, तीसरा टुकड़ा 2.25 का। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ 9 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर को इन्होंने लेंथ को आधा कर दिया है, यानी लेंथ में 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया गया है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें k से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका k आएगा आपका 24 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से सेकंड जो पीस आपका बन रहा है उसकी लेंथ कर दी गई है 2.25 और 2.25 का मतलब 4 टाइम्स कम कर दिया गया है, तो इसका मतलब इसका k 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 48 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, एटसेट्रा। और अगर इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है और आप इसमें और टेक्निकल जाना चाहते हैं तो आप फार्मूला ध्यान रखेंगे, k इज प्रोपोर्शनल टू 1/L या K1/K2 इज इक्वल टू L2/L1। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे और ये आप फार्मूला भी ध्यान रखेंगे, जिससे आपको अगर अलग तरीके से वो बताता है, अलग तरीके से आपको उलझाने की कोशिश करता है, तो आप बड़े आसानी से जवाब दे पाएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने जो है कुछ थंब रूल बता दिए, शॉर्टकट बता दिया। बाकी ये आप अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देते हैं तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपने स्प्रिंग मास सिस्टम का देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस तरीके से अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम को हटा दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, दूसरे कोई वाइब्रेशन सिस्टम देख लें, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आप क्या करते हैं, एक मास लेके एक बॉब लेते हैं और मीन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट करते हैं, यानी इसका ऑसिलेशन आपको पता है कितना होता है। टाइम पीरियड हमें निकालना है, टाइम पीरियड क्या होता है इसका, कैसे होता है, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेरा वही कहना है कि आपको क्या करना है,
बॉब को, मास को अपनी मीन पोजीशन से हल्का सा शिफ्ट करना है, बहुत मामूली सा शिफ्ट करना है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में आप एक्स जो है शिफ्टिंग दे रहे थे, वैसे इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, ये आपका एल है लेंथ, इसमें आपने शिफ्टिंग दे दिया, मास को हल्का सा शिफ्टिंग दे दिया, आपका ये पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ, और ये इसकी नई पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर देखें कुल फोर्सेस कितना है और उसको वापस लौटाने के लिए यानी मीन पोजीशन पर लाने के लिए क्या फोर्स लग रहा है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको फोर्स देखना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्स लगेगा आपका m/g, और इसको थोड़ा सा और ऊपर आप ले जाएं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस मास पे आपके एक फोर्स लग रहा है mg और दूसरा फोर्स धागे में लग रहा है यानी टेंशन T। ये सारी फोर्सेज आपने दिखा दी यहाँ पर। अपनी मीन पोजीशन पे वापस लाने के लिए कितना फोर्स काम कर रहा है, ये जो आपने फोर्स mg लगाया है इसके दो टुकड़े आप कर सकते हैं, दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा जो कि उसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ, और वो होगा आपका mg sin थीटा। यानी आपने जो मास को हल्का सा शिफ्टिंग किया है या शिफ्ट किया है, उस पर रेस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है वो लगा है mg sin थीटा। अब आपके पास वही पुराना इक्वेशन F = m × a और लगा हुआ कितना mg sin थीटा, और आपने शिफ्टिंग दिया है लेफ्ट राइट में और फोर्स लग रही है लेफ्ट में, यानी माइनस भी आप लगा देंगे। m से m कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन = आ गया आपका g sin थीटा। अब इसमें आपको कंडीशन एक लगानी है कि बहुत हल्का सा शिफ्टिंग करनी है जिससे कि थीटा बहुत कम रहे, बहुत स्मॉल रहे, और जब थीटा बहुत कम रहेगा तो उस समय आप कर सकते हैं साइन थीटा = थीटा, यानी एक्सेलरेशन = -g, और साइन थीटा की जगह आप थीटा रख सकते हैं। और उस समय जब थीटा रखेंगे तब थीटा = आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी आर्क, यहाँ पर ये आर्क है, इसको आप x कह सकते हैं। एक्सेलरेशन = -g और x/L, यानी एंगल आर्क बाई रेडियस। अब यहाँ पर फिर से आप देखते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन कंडीशन कौन सी लगी, बहुत थोड़ा एंगल इस्तेमाल करना है आपको, छोटा एंगल इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपका SHM नहीं बनेगा और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। यानी एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको थीटा को स्मॉल रखना जरूरी है। एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब ये अगर आप हल्का सा शिफ्टिंग करते हैं तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में SHM करेगी। और आपको मैंने बताया था कि ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ये इसी को आपको ω² रखना है, यानी कि ω² = g/L, और आगे आपको पता ही है T = 2π √L/g। ये सिंपल पेंडुलम का फ्रेंड्स फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको देखना है कि ग्रेविटी अगर बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यानी कि ग्रेविटी अगर ज़्यादा हो रही है तो टाइम पीरियड कम हो रहा है, ग्रेविटी कम हो रही है तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है, यानी उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि हम मून पर ले जाके अगर सिंपल पेंडुलम को चलाते हैं तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको उसको बताना है कि उसका टाइम पीरियड, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर कम हो रही है तो टाइम पीरियड वहाँ पर बढ़ जाएगा। लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो लंबाई बढ़ाने पे टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने देखा होगा कि अगर आप झूले होंगे गांव में पेड़ों पर या कहीं पर झूला झूले होंगे, तो अगर झूले के लेंथ कम है तो वो जल्दी जल्दी वापस आता है, और अगर लेंथ ज़्यादा है तो धीरे धीरे वापस आता है, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहता है। इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल रहता है। ग्रेविटी अगर 0 हो जाए, यानी इसको हम अर्थ के सेंटर पर ले जाएं जहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब जिंदगी भर में ये वापस लौटेगा नहीं, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यहाँ वहाँ पर ऑसिलेशन होगा ही नहीं। वैक्यूम में ले जाएं जहाँ पर ग्रेविटी भी ना हो, कुछ ना हो, तो भी नहीं करेगा वाइब्रेशन। तो फ्रेंड ये सिंपल पेंडुलम है।
इसके बाद इससे भी जो और टेक्निकल टॉपिक है और एडवांस टेक्निकल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। मसलन मैं आपको बता दूं क्या क्या। मान लीजिए एक कार में आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, तब टाइम पीरियड क्या होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है और एक्सेलरेट हो रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। आप सैटेलाइट में चले गए हैं, वहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा। आप अगर किसी स्लोप पर स्लिप कर रहे हैं और सिंपल पेंडुलम आपने लगा रखा है या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम लगा रखा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कैसे इफेक्ट करेगा। लिफ्ट में आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। या फिर अगर मान लीजिए हम लोग पानी में डिप कर जाएं, विस्कस ड्रैग ना लगे और पानी में डिप कर जाएं तब क्या होगा। और अगर विस्कस ड्रैग लगे यानी विस्कोसिटी का फोर्स वहाँ पे काम करे तो क्या होगा। अगर हम लोग बुएंसी बढ़ा दें यानी अपथ्रस्ट बढ़ा दें तो क्या होगा। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टडी करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल में स्टडी करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं प्रॉब्लम समझने में, और जो भी आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ हूं और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर ज़रूर जुड़ें। आपका SHM